अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम जिस स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया है, जिसमें साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट भी है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी है, बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी है, और आज हम देखेंगे कि कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट इन बाकी के स्कूल ऑफ थॉट से कैसे डिफरेंट है और इन्होंने क्या यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो बेसिकली इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये फोकस करता है कि कैसे जो है वो हम लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और कैसे ये जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली ये अप्रोच जो थी ये इन मिड 20th सेंचुरी में जो है वो एज अ रिएक्शन टू बिहेवियरिज्म इमर्ज हुई थी। और इस अप्रोच में जो है वो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस किया गया, बजाय इसके कि जैसे बिहेवियरिज्म में हमने देखा कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था। और उसी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो स्टडी किया और डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि नहीं, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्होंने उसको डिटेल में स्टडी किया। अगर हम असम्पशन की बात करते हैं तो पहली असम्पशन इन्होंने ये दी कि साइकोलॉजी शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली, कि हमें जो है वो जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं या जितने भी बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें हैं या जितने भी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड चीज़ें, उसके माइंड से उसके बिहेवियर से चीज़ें रिलेटेड है, उनको साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं अपनी सेंसेस से वो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और यही प्रोसेसिंग जो है डायरेक्ट करती है कि कैसे हम बिहेव करेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को लाइक अ कंप्यूटर। हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर हम जो है वो इसको डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस से गुजारते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर एक आउटपुट होता है। फिर इन्होंने मीडिएशनल प्रोसेसेस की बात की। जैसे हमने देखा कि बिहेवियरिज्म वालों ने बात की थी कि एक स्टिमुलस होता है जो कि हम इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं और फिर जो है वो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और ऐसे जो है वो बिहेवियर अकर करता है। इन्होंने कहा कि मीडिएशन प्रोसेस भी होता है। जैसे आपने स्टिमुलस रिसीव किया, उसके दरमियान में आपने कोई थिंकिंग, कोई मेमोरी, कोई चीज़ तो की होगी ना, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया होगा। तो इन्होंने जो है वो उस मीडिएशनल प्रोसेस की बात की कि वो भी अकर करता है बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद अगर हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस स्कूल ऑफ थॉट में है, जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के तौर पे लिया। उन्होंने कहा कि ये सिमिलर टू कंप्यूटर है। ये बेसिकली अगर हम कंप्यूटर को देखें कि वो कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन को लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और रिट्रीव करता है जब हमें ज़रूरत होती है, इसी तरह से ब्रेन भी काम करता है। और उन्होंने ब्रेन को डिफरेंट स्टेजेस में देखा कि कैसे जो है वो ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसको उन्होंने इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल का नाम दिया। इनकोडिंग में उन्होंने कहा कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी सेंसेस से। जैसे हमने कोई विजुअली कोई चीज़ देखी, फिर हम क्या करते हैं, जब इनकोडिंग हो जाती है तो फिर हम उसको स्टोर करते हैं, अपनी मेमोरी के अंदर रखते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो एपिसोडिक मेमोरी हो सकती है, प्रोसीजरल मेमोरी हो सकती है, सेमेंटिक मेमोरी होती है। इन सब टाइप्स को मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद उन्होंने रिट्रीवल की बात की कि इनकोडिंग हो गई, स्टोरेज हो गई, और फिर जो है हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, अपनी मेमोरी से रिकवर करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉल और रिकग्निशन। हम रिकग्निशन कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एमसीक्यूज आते हैं तो हम डिफरेंट जो है वो ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करें, हम अपनी मेमोरी में से रिकग्नाइज़ करें कि अच्छा हमने ये पढ़ा था, तो उसमें से हमें ये जो ऑप्शन है वो सूटेबल होता है, तो वो भी रिट्रीवल होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मेमोरी जो है वो प्रोसेस होती है जैसे कि कंप्यूटर काम करता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो एक और कॉन्सेप्ट दिया, वो कि मेंटल रिप्रेजेंटेशंस का था। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे जो है वो हम मेंटल इमेजेस बनाते हैं, हम सिंबल्स बनाते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं टू रिप्रेजेंट दी एक्सटर्नल रियलिटी। ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में और इंटरेक्ट करने में विद द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, हमने डिफरेंट चीज़ों की मेंटली रिप्रेजेंटेशन बनाई होती है, हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उसके बाद उन्होंने स्कीमास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। स्कीमास आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये वो मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि कैसे जो है वो हम अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं टू व्हाट वी ऑलरेडी नो।
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्कीमा है डॉग का, वो हमारे माइंड में बना हुआ है कि डॉग के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आया है एनवायरनमेंट में जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उसके 4 लेग्स हैं, फर है, बार्किंग का बिहेवियर हम देख रहे हैं वो बार्क कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे ये डॉग है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर वो स्कीमा डॉग का बना हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा माइंड जो है वो उसके अंदर डिफरेंट स्कीमास बने होते हैं, ठीक है? उसके बाद उन्होंने मेमोरी की बात की। उन्होंने कहा कि मेमोरी इज़ अ सेंट्रल फोकस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। रिसर्चर्स ने स्टडी किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करते हैं और फिर रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने इन्वायरमेंट में से कोई भी स्टिमुलाई जो है वो देखा, ठीक है? हमने उसको अटेंशन दी। अब जब हमने उसको अटेंशन दी और वो हमारी सेंसरी आप कह लें कि हमारे सेंसेस ने उसको ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अगर अपनी विज़न की सेंस को ही लेकर चलते हैं कि हमने कोई चीज़ देखी और हमने उसको अटेंशन दी, तो क्या होगा, वो सेंसरी मेमोरी से वर्किंग मेमोरी की तरफ चली जाएगी। अगर हम उसे अटेंशन देंगे तब वो वर्किंग मेमोरी की तरफ जाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगी। फिर वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन से ही हम जो है वो उसको आप कह लें कि भूल जाएँगे। ठीक है? अगर हमने अटेंशन दी कुछ देर के लिए तो वो वर्किंग मेमोरी में जाएगी, और जब वर्किंग मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं तो ही वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकेगी। अगर हम इस प्रोसेस को, आप कहें कि इस प्रोसेस से नहीं गुजरते, हम उसको रिहर्स नहीं करते, याद करने की कोशिश नहीं करते, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाएंगे। अब फॉरगेटिंग जो है वो हर एक स्टेज पे हो सकती है। वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन से जब इन्फॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी की तरफ जा रही है तब भी हो सकती है, वो वर्किंग मेमोरी से जब लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जा रही है तब भी हो सकती है, और जब लॉन्ग टर्म मेमोरी से दोबारा से हम जो है वो याद कर रहे हैं उसको, तब भी हो सकती है। ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने याद कर ली करंटली तौर पे, वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई, लेकिन मैंने उसको रिहर्स नहीं किया बहुत सालों तक, दोबारा से जब मैं वो चीज़ करूँगी तो मुझे वो चीज़ भूल चुकी होगी, फिर मुझे दोबारा से उसको जो है वो लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया मेमोरी के प्रोसेस को। फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग का। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने बेसिकली बताया कि कैसे जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, डिसीजंस को, हम बेहतर डिसीजंस बना सकते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने डिफरेंट, हमें आप कह लें कि स्टेप्स प्रोवाइड किए कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? फिर उसमें से हमने क्या करना है कि हमने देखना है कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो कि हम जनरेट कर सकते हैं एक प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? पहली चीज़ कि आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस, और फिर उसमें से ये देखना कि सबसे सूटेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर उस सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना और फिर उसको अप्लाई करना, और फिर इस तरह से इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, ठीक है? इसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने, अगर हम बात करें, ये तो उसके कॉन्सेप्ट से कुछ इंपॉर्टेंट, फिर उन्होंने, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि क्या कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट का हिस्ट्री क्या थी, तो 1950s और 1960s में इसने प्रोमिनेंस गेन की ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। जैसे मैंने बात की कि उन्होंने मेंटल फंक्शंस की बिल्कुल ही बात नहीं की हुई थी। तो इसमें जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, जैसे जीन पियाजे हो गया, जिसने स्टडी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, इसने स्टेजेस प्रोवाइड की थी कि कैसे बच्चे के अंदर जो है वो मेंटल डेवलपमेंट होती है, किस एज में कैसे, ठीक है? और उसने डिफरेंट स्टेजेस प्रोवाइड की। फिर अगर हम नीसर की बात करते हैं तो उन्होंने जो है वो उनको कहा जाता है कि वो फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैं, और उन्होंने जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस फील्ड, ठीक है? उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इस स्कूल ऑफ थॉट के एप्लीकेशंस क्या हैं, तो सबसे वेल एजुकेशन, ठीक है? अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे होगा? हम उसी तरह से हम देखें कि अगर मेमोरी इस तरह से प्रोसेस कर रही है, तो हम बच्चे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे उसी तरह से जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ प्लान कर सकते हैं, हम करिकुलम उस तरह से डेवलप कर सकते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग या रिटेंशन जो है वो बेहतर हो सके। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर इस फील्ड की एप्लीकेशन देखें तो सीबीटी बहुत वाइडली यूज़ थेरेप्यूटिक अप्रोच है, बहुत ज़्यादा इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है। आप कह लें बहुत से डिसऑर्डर्स के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट के, हम जो है वो सीबीटी की हेल्प से इंडिविजुअल के जो नेगेटिव थॉट पैटर्न होते हैं उसको पॉजिटिव थॉट पैटर्न में चेंज करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है? तो इसने भी आप कह लें कि एआई या मशीन लर्निंग है, इन्होंने इंसाइट ली कि जो कॉग्निटिव, बेसिकली इन्होंने मिमिक करने की कोशिश की है ह्यूमन थॉट प्रोसेस को, जिसको एक्सप्लेन किया कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने, ठीक है? उसके बाद अगर हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की बात करें तो अब जितना ज़्यादा आप कह लें, जब हम कोशिश करते हैं कि हम डिज़ाइन करें यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस, तो
उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें ये पता हो कि ह्यूमन कैसे जो है वो प्रोसेस करेगा एक इन्फॉर्मेशन को, फिर ही जो है वो हम जो है वो उस तरह से आप कह लें कि एक ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डिज़ाइन जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है? या उस तरह से फिर हम उसको यूज़ करते हुए इस सारी टेक्नोलॉजी को या इस सारी इंफॉर्मेशन को हम बेहतर कर सकते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को, ठीक है? उसके बाद अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने जो है वो जहाँ पे बहुत सारी हमें हेल्प की, ये हमारी थॉट को, हमारी मेमोरी को एक्सपेंड किया, लेकिन वहीं पे क्रिटिसिज्म भी हुआ इसके ऊपर। कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रोसेसेस पे फोकस करी और इसने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया इमोशंस को, जैसे इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर जो है वो इन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि उन मतलब शेप करने में एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को सोसाइटी भी तो कहीं न कहीं रोल प्ले करती है, तो इन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया था। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि जैसे इन्होंने कंप्यूटर से कंपेयर किया ह्यूमन ब्रेन को कि हम वैसे जो है वो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो उन्होंने कहा इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर सिम्प्लीफाई कर दिया है, क्योंकि ह्यूमन कॉग्निशन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना सिम्प्लीफाई इनको नहीं करना चाहिए था। सो ये तो थे इसके क्रिटिसिज्म। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।